नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बच्चे ककहरा पढ़ते हैं और परिभाषाएं बदल रही है। क से करप्शन, ख से खरगोश, गौ से गंगा। जिक्र क्यों, पहले सुनिए। छह महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। ऑगस्टा वेस्टलैंड करप्शन के मामले में कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनके परिवार का नाम आ रहा है, उसको लेकर बहुत परेशान है। एक कंप्यूटर रिकॉर्ड बिरला कंपनी का, उसमें साफ लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़, 12 करोड़ हो गए, बाकी क्वेश्चन मार्क। ये राहुल गांधी खुद क्या है? 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के सीरियस चीटिंग और फ्रॉड के केस में बेल पर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिग्नेचर इन कागजों पे हैं, वो हम आपको दिखा देंगे, पूरी दुनिया को दिखा देंगे। अब आप देश को बताओ, स्वयं बताओ कि ये सच है या नहीं। और हमारे गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री, जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है, उनके बारे में बेबुनियाद आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ये सारे आरोप खींच में लगा रहे हैं। तो मुश्किल तो है, दस्तक में आज एक लकीर खींची जाए और उस लकीर के ऊपर अगर चलिएगा तो जिक्र बार बार होगा। बड़े कांटे हैं इस राह में, इस बात का जिक्र क्यों? हिंदुस्तान के भीतर का सच है क्या? करप्शन कहां पर है, ब्लैक मनी कहां पर है, और इन सब के साथ इस देश को दुनिया देखती कैसे है? शुरुआत कहीं से भी कीजिए। शुरुआत आज हम करते हैं हिंदुस्तान में गली मोहल्ले से पनपती राजनीतिक पार्टियों की कतार। और इस कतार का मतलब यही होता है, जैसे चाहा वैसे बनाया वैसे जिएंगे और करप्शन से नहीं डरेंगे। क्यों? जरा इस रिपोर्ट को देखिए। हफ्ते भर पहले ही चुनाव आयोग ने देश में रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों की सूची जारी की, जिसमें 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल और 58 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जिक्र है। लेकिन महत्वपूर्ण तो यह सूची है जो राजनीतिक तौर पर रजिस्टर्ड तो हो चुकी है, और राजनीतिक दल के तौर पर रजिस्टर कराने के बाद इस सूची में हर राजनीतिक दल को वो सारे लाभ मिलते हैं जो टैक्स में छूट से लेकर देसी और विदेशी चंदे भी लिए जा सकते हैं। 20,000 से कम चंदा लेने पर किसी को बताना भी नहीं होता, और चंदा देने वाला कौन है ये कोई जान भी नहीं पाता। और इस फहरिस्त में जब ये खबर आई कि चुनाव आयोग 200 राजनीतिक दलों को अपनी सूची से बाहर कर रहा है, सीबीडीटी को पत्र लिख रहा है क्योंकि ये पार्टियां मनी लॉन्ड्रिंग में लगी रही, तो यह समझना भी होगा कि चुनाव आयोग की इस फहरिस्त में सिर्फ 200 या 400 राजनीतिक दल रजिस्टर्ड नहीं है जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और सिर्फ कागज पर मौजूद है, बल्कि ऐसे राजनीतिक दलों की फहरिस्त 13 दिसंबर यानी पिछले हफ्ते तक देश में 1786 राजनीतिक दल हो चुके हैं। और इन राजनीतिक दलों की फहरिस्त में इक्का दुक्का या महज 200 राजनीतिक दल नहीं है जो टैक्स रिटर्न तक 1000 से ज्यादा रजिस्टर्ड राजनीतिक दल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते। तो इस फहरिस्त को देखकर कोई भी सवाल कर सकता है, क्या राजनीतिक दल काला धन खपाने के लिए बनाए जाते हैं? दूसरा सवाल, क्या चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टियां अपने काले चंदे को खपाने के लिए पार्टियां बनाती हैं? क्योंकि चुनाव आयोग आर्टिकल 324 के तहत चुनावी प्रक्रिया पर कंट्रोल तो कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल को अपने तौर पर हटा नहीं सकता। तो क्या जिन 200 राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का जिक्र चुनाव आयोग अब कर रहा है, उसके लिए सीबीडीटी जांच जरूरी है, यानी राजनीति पाक साफ हो? इसके लिए पहल तो सरकार को ही करनी होगी, क्योंकि कायदे कानून अगर कड़े होंगे, राजनीतिक दलों के खिलाफ आरोप साबित होने पर कानून अपना काम करते हुए दिखाई देगा और जांच एजेंसियां स्वतंत्रता के साथ काम करने लगे, तो फिर चुनाव आयोग से राजनीति को पाक साफ करने की गुहार प्रधानमंत्री मोदी को इस तरीके से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई। 2 विषयों पर खुल करके चर्चा करें कि पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल, उनको चंदा कैसे मिलना चाहिए, ये चंदे का हिसाब किताब कैसे होना चाहिए।
तो क्या जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं उससे हटकर इस देश में वाकई कानून कड़ा होना चाहिए जो नहीं है, या फिर तमाम जांच एजेंसियां सरकार के इशारों पर काम करने लगती हैं? क्योंकि कानून सरकार को बनाना है, लागू जांच एजेंसियों को करना है। तो समझना यह भी होगा कि चुनाव आयोग सिर्फ पार्टियों को रजिस्टर्ड कर सकता है, रद्द करने का अधिकार उसके पास नहीं है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि क्या देश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री राजनीतिक दल बनाने के साथ ही शुरू होती है? तो आइए जरा इसे भी परख लें। परतें खोली जाएंगी क्योंकि इस राह पे निकले हैं वहां कांटे तो बहुत हैं, जिस बात का जिक्र हम कर चुके हैं। लेकिन आइए, दुनिया भारत को किस नजर से देखती है? और दुनिया में एक नामी कंपनी ने एक सर्वे कराया, पिछले ही दिनों करवाया। उस सर्वे में निकला क्या? हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे मुश्किल मुद्दा है कौन सा? रोजगार, गरीबी, राजनीतिक करप्शन, हेल्थ, अपराध, आतंकवाद, नैतिकता, खत्म होना और पर्यावरण। जी, यही वो 8 मुद्दे हैं जो दुनिया के तमाम देशों के सामने हैं। और ये बात अमेरिका की नामी सर्वे कंपनी IPSOS ने भारत समेत दुनिया के तमाम विकसित देशों में सर्वे करने के बाद पाई। और भारत में नोटबंदी से ऐन पहले, यानी 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक 25 देशों में जो सर्वे किया गया, उसमें जो निकल कर आया वो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अमेरिका के सामने सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद का है, रूस के सामने सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी और सामाजिक असमानता का है, चीन के सामने सबसे बड़ा मुद्दा पर्यावरण का है, फ्रांस के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ा मुद्दा वित्तीय और राजनीतिक करप्शन का है। जी, पॉलिटिकल करप्शन। और इस सर्वे में यह साफ तौर पर उभरा कि भारत के लोग आतंक, गरीबी, हेल्थ, शिक्षा या फिर अपराध से ऊपर पॉलिटिकल करप्शन को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। क्योंकि सर्वे में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 46% लोगों की राय है पॉलिटिकल करप्शन ना हो तो हर हालात ठीक हो सकते हैं। तो जब दुनिया के मानचित्र पर भी भारत के करप्शन या कहें पॉलिटिकल करप्शन और ब्लैक मनी को लेकर तस्वीर वित्तीय संस्थानों में गड़बड़ी और राजनीतिक भ्रष्टाचार के तौर पर ही उभरती है, तो फिर राजनीतिक करप्शन के आरोप प्रत्यारोप मायने क्या रखते हैं? कि इस डायरी में जो लिखा है, इस रिकॉर्ड में जो है, ये सच है या नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहा है और इसका जवाब मिलना चाहिए। हारे हुए हताश राहुल गांधी अपने गुस्से में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। और विपक्ष जब कुछ सत्ता में था तो मौजूदा वक्त में सत्ता उसे ये जानकारी दे तो फिर मतलब बहुत साफ है। क्या ये मान लिया जाए कि संगठित तौर पर यह एक तरह का अपराध है? क्योंकि सवाल ऐसे में 3 बड़े हैं। पहला, राजनीति से बड़ा सांगठनिक अपराध क्या वाकई कोई नहीं है? राजनीतिक पार्टी का ठप्पा लगते ही कानून व्यवस्था किसी नेता या किसी पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रखती। और तीसरा, राजनीति से बड़ा रोजगार और कोई देता ही नहीं, इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग हिस्सों में लोग जुड़ते चले जाते हैं। क्योंकि मोदी सरकार ही जिस कैशलेस व्यवस्था की दिशा में देश को ले जाना चाह रही है, उसमें कोई राजनीतिक दल ये कहने को तैयार नहीं। सरकार बेईमानों को ठिकाने लगाने में लगी थी। अब कैश से 1 पैसा भी चंदा नहीं लिया जाएगा और चंदा देने वाले को राजनीतिक सत्ता कोई लाभ नहीं देगी। क्योंकि बैंक से कर्ज लेकर ना लौटाने का जिक्र जब कॉर्पोरेट और उद्योगपतियों को लेकर खुले तौर पर हो रहा है, अज्ञात नामों से करोड़ों का चंदा लेकर नाम ना बताने और जानने का जिक्र कांग्रेस बीजेपी दोनों करने लगी है, तो समझना यह भी होगा कि भारत की करप्ट राजनीति कैसे करप्ट पूंजी की ही बंधक बन चुकी है। यह सवाल वाकई महत्वपूर्ण है। क्या भारतीय राजनीति बिना पूंजी के नहीं चल सकती है? हम इस रिपोर्ट को दिखाएं उससे पहले हमें लगता है जरा समझने की कोशिश की जाए कि राजनीतिक ताकत राजनीतिक सत्ता में कैसे छुपी होती है। किसी भी संस्थान की उसकी अपनी स्वायत्तता को खत्म करके राजनीति अपने हिसाब से चलाती है। और मौजूदा वक्त में या कहें नोटबंदी के दौर में RBI भी इसी हालत में आ गई। हमें ये नहीं पता चल रहा कि प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं या वित्त मंत्रालय सही बोल रहा है या रिजर्व बैंक है, इनमें आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। किसी ATM में मैंने 1 महीने से पैसे नहीं निकाला इस कम्युनिटी सेंटर में। लेकिन आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक को चला रहा है। रोजाना नए तो महज 36 घंटे के भीतर रिजर्व बैंक के एक बड़े यूटर्न ने देश के आम लोगों को भी अब सोचने को मजबूर कर दिया कि RBI सरकार के इशारों पर चलने वाली कठपुतली तो नहीं, जिसके पास न फैसला लेने की ताकत है न फैसले के बाद टिकने की इजाजत।
क्योंकि 5,000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोट एक बार में जमा करने के फैसले के बाद जिस तरह फैसला पलटा गया, उसने सरकार की साख तो मिट्टी पलीत हो ही गई, आरबीआई की साख पर भी बड़ा बट्टा लग गया। मोदी जी, आपने ऐसा तो नहीं कहा था, इसलिए कम से कम इन तुगलकी फरमानों को दुरुस्त कीजिए और देश से माफी मांगिए। तो क्या सरकार बिना किसी रूपरेखा के आरबीआई का भी राजनीतिकरण कर चुकी है? क्योंकि आरबीआई के कल के फैसले को वित्त मंत्री सही बता रहे थे और आज वित्त मंत्री तो सामने नहीं आए, लेकिन यू टर्न के बाद बीजेपी प्रवक्ता सामने आए और सही बताया। तो क्या रिजर्व बैंक की साख अब राजनीतिक सत्ता की साख बनाने पर जा टिकी है? और अब आलम तो यह हो चला है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने 50 दिन मांगे और स्टेट बैंक की चेयरपर्सन का मानना है कि मुश्किल हालात 30 दिसंबर के बाद भी जारी रहेंगे। You asked me whether you believe that will happen within December 30th. Very difficult to say at this point of time. But I believe anything like this will take some period of time to disappear totally. तो क्या मौजूदा वक्त में सरकार और संस्थान दोनों ही अपनी साख बचाने से जूझ रहे हैं और रिजर्व बैंक तक सत्ता और सत्ताधारी पार्टी के बीच अपनी साख गवाकर दोनों की साख बचाने में ही लगा है? शायद इस देश की मुश्किल यही है, जब पॉलिटिकल करप्शन का जिक्र होता है तो राजनीतिक सत्ता के पास इतनी ताकत हो जाती है कि वो भ्रष्टाचार के घोड़े पर सवार हो जाती है। और याद कीजिए, इस बात का जिक्र मनमोहन सिंह के दौर में बीजेपी खूब करती थी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे सीवीसी हो, कोई भी संगठन ले लीजिए, हर किसी का जिक्र होता था, सरकार इशारे पर चलाती है। मौजूदा वक्त में भी क्या यही हालात हैं? हमें लगता है राह चुनी है हमने कांटे की, तो आइए जरा इस कांटे की राह पर चलकर देखिए। जिस बात का शुरुआत की थी पॉलिटिकल करप्शन से, उस करप्शन का सच इस देश के भीतर है क्या? तो क्या कॉर्पोरेट कालाधन और दागियों ने भारतीय राजनीति को ही बंधक बना लिया है, या कहें कि भारतीय राजनीति की दशा दिशा उसी कॉर्पोरेट की मर्जी से तय होती है, जिसे विपक्ष में रहते हुए हर दल निशाने पर लेता है और सत्ता में आते ही खामोश हो जाता है, और सत्ता खिसक जाए तो फिर करप्शन पर सीधी उंगली उठती है। इन महिलाओं की ओर से पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान के किसानों से ओर से पूछ रहा हूं, क्या ये इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो इस पे इंक्वायरी कब होगी? तो कालाधन इस राजनीति का वो ऑक्सीजन है जो ईमानदारी के पैसे से मुमकिन ही नहीं, और दागी वो औजार जो संसदीय राजनीति की तमाम कमियों को ढाल बनाकर राजनीति के मायने ही बदल देता है। 50 परिवारों को हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया है। तो क्या ये इसलिए क्योंकि देश की नीतियां कॉर्पोरेट तय करता है, और कॉर्पोरेट इसलिए तय करता है क्योंकि बीते 12 बरस में हुए 3 लोकसभा चुनाव में 2,355 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट ने चंदे के तौर पर राजनीतिक दलों को दिए, वह भी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को, और कॉर्पोरेट को टैक्स में छूट के तौर पर इसी दौर में 40 लाख करोड़ से ज्यादा राजनीतिक सत्ता ने दे दिए। और इसी तरह बीते 10 बरस में विधानसभा चुनाव में कॉर्पोरेट ने 3,368 करोड़ चंदे के तौर पर दिए, और राज्यों ने कॉर्पोरेट को योजनाओं के जरिए 50 लाख करोड़ से ज्यादा का लाभ दे दिया। तो राजनीति करप्ट है, या देश में विकास के नाम पर जो भी काम कोई उद्योगपति या कॉर्पोरेट करना चाहता है मुनाफे के लिए, उसे राजनीतिक सत्ता का आसरा लेना ही पड़ता है। तो क्या राजनीतिक दल अगर करप्ट ना हो तो देश में विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जितना खनिज संसाधन लुटाया जा रहा है वो सही मायने में देश को विकसित कर देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब कैशलेस देश का जिक्र हो रहा है तो बीते 10 बरस में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने 1,039 करोड़ रुपए कैश में चंदे के तौर पर दिए, तो फिर लिए क्यों गए? और क्षेत्रीय पार्टियों ने 2,107 करोड़ रुपए कैश में चंदे के तौर पर लिए, और इसका खुलासा तक नहीं किया किसने दिया। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी अब एनपीए का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब क्या है? उन्हें डिफॉल्टर कहा जाता है, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। 8 लाख करोड़ रुपया उन्होंने ले रखा है, वो वापस नहीं दे रहे हैं। तो ये एनपीए का मतलब है डूबा हुआ कर्ज जो लगातार बढ़ रहा है। मनमोहन सिंह से प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद भी थमा नहीं है। 2014-15 में बैंकों का एनपीए 5.43% था, जो अब बढ़कर 9.92% हो चुका है। और एनपीए का मतलब वही जो चंदा देते हैं, और एनपीए का मतलब वही जो चंदा देने के बाद कर्ज लेकर लौटाते नहीं है।
और हद तो यह है कि हाल में सरकार ने शीर्ष 100 विलफुट डिफॉल्टरों में से 60 से अधिक पर बकाया 7,016 करोड़ रुपए के लोन को डूबा हुआ मान लिया। और आज विपक्ष में रहते हुए इस मुद्दे को अगर कांग्रेस उठा रही है तो कांग्रेस का सच भी यही है कि कांग्रेस के कार्यकाल में तकरीबन 1 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट कर्ज माफ कर दिया गया था। और कॉर्पोरेट या बड़े उद्योगपतियों को सरकार की छाया का लाभ कैसे मिलता है, इसका पता इस बात से भी लग सकता है कि काले धन पर विदेशी बैंकों के 627 खाता धारकों में इक्का दुक्का को छोड़कर आज तक किसी का नाम सामने क्यों नहीं आया। सब नाम भेज रखे हैं स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स के। नरेंद्र मोदी जी, आपके पास वो लिस्ट है, वो नाम आपने पार्लियामेंट में रखे क्यों नहीं? जी, आज राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है, तो फिर याद कीजिए और लौट चलिए मनमोहन सिंह के दौर में। That the entire list of 700 names which have come from the French government be made public. तो नाम दोनों में से किसी ने नहीं बताया। तो इस देश में नाम सत्ता बताती नहीं है, सत्ता क्या नाम छुपाती है। सत्ता में कोई रहे, चेहरे बदल जाते हैं, पार्टियों के नाम बदल जाते हैं, स्थिति ऐसी है। और इस देश में ब्लैक मनी का मतलब क्या होता था? याद कीजिए, 2000 चुनाव से पहले ब्लैक मनी का मतलब होता था स्विस बैंक। काला धन कहां रखते हैं? काला धन कहां रखते हैं? हिंदुस्तान के बच्चे बच्चों को पता है कि भारत को लूटने वाले ये चोर लुटेरे काला धन स्विस बैंक में जमा करते हैं। तो ऐसी राह मुश्किल है। और संयोग देखिए, जिक्र राजनीति का हो रहा है और आज जन्मदिन एक पूर्व सांसद का है। पूर्व सांसद जो संयोग से नहीं बल्कि कलाकार भी, और उसका गीत ऐसा जिसमें जो सांसद चाहे, जो सत्ता चाहे, जो नेता चाहे खुद को फिट कर ले, जनता उसे इसी मिजाज में देखती है।